हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो रिलेटेड है क्लास 8 साइंस के चैप्टर 9 जंतुओं में जनन से। इस वीडियो में हम अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझेंगे और उसका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। सभी प्रकार के सजीवों के लिए जनन एक महत्वपूर्ण पराक्रम है। ये कैसे एक महत्वपूर्ण पराक्रम है इसके बारे में हमें लिखना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। जनन एक महत्वपूर्ण जैविक पराक्रम है जिसके द्वारा किसी प्रजाति का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। जनन प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, अतः सभी सजीवों के लिए जनन महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 2, मनुष्य में निषेचन पराक्रम को समझाइए। अब इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे। जनन की प्रक्रिया में नर शुक्राणु तथा मादा अंडाणु उत्पन्न करते हैं। जनन क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है जिससे एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। जनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि नर जो है ये शुक्राणु उत्पादन करते हैं और मादा अंडाणु उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार शुक्राणु और अंडाणु के आपस में संयोजन होने के पश्चात एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहा जाता है। अब इस प्रक्रिया को हम चित्र के जरिए भी व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए इसका हम चित्र देखते हैं। नर द्वारा उत्पन्न किया गया शुक्राणुओं में से किसी एक शुक्राणु के द्वारा अंडाणु को निषेचित किया जाता है, और इस प्रकार एक शुक्राणु और एक अंडाणु के निषेचन होने के फलस्वरूप एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहा जाता है। तो इस प्रकार मनुष्यों में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह मादा के शरीर के अंदर होता है, इसलिए इससे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि निषेचन दो प्रकार की होती है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। लेकिन मनुष्यों में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है यह मादा के शरीर के अंदर होता है, अर्थात मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, सर्वोचित उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न पूछा गया है आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन दिया गया है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में या नर के शरीर से बाहर। जैसा कि हम जानते हैं कि निषेचन दो प्रकार की होती है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन में यह निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है, अर्थात सही जवाब होगा मादा के शरीर में। यानी आंतरिक निषेचन की जो प्रक्रिया होती है यह मादा के शरीर के अंदर होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है एक टैडपोल जिस पराक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। ऑप्शन दिया गया है निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। मेढक के जीवन चक्र में क्या होती है कि मेढक अंडा देती है, इस अंडे से टैडपोल का विकास होता है और अंततः यह टैडपोल एक वयस्क मेढक में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार एक टैडपोल में पूंछ होती है जो कि मछली की तरह पानी में तैर सकती है, लेकिन एक मेढक में पूंछ नहीं होती है और वह छलांग लगा सकता है। तो इस प्रकार एक टैडपोल से एक वयस्क मेढक में बनने में अनेक शारीरिक परिवर्तन होती हैं। तो इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा कायांतरण। एक टैडपोल से एक वयस्क मेढक में परिवर्तित होने की इस पराक्रम को कायांतरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें शारीरिक बनावट में अंतर होता है और इसी प्रक्रिया को कायांतरण कहा जाता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या ग में पूछा गया है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। ऑप्शन हमारे पास है कोई नहीं, 1, 2 या 4।
निषेचन की प्रक्रिया में क्या होती है कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं और इस कोशिका को युग्मनज कहा जाता है। इसमें क्या होती है कि शुक्राणु की जो केंद्रक होती हैं और अंडाणु की जो केंद्रक होती हैं, दोनों केंद्रक आपस में संलयित होकर केवल एक ही केंद्रक का निर्माण करती हैं। यानी युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या केवल एक होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 4। निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य, संकेतिक कीजिए। पहला कथन है अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। देखिए, जंतु को दो भागों में बांटा गया है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो एक विकसित शिशु को जन्म देते हैं, ऐसे जंतु को जरायुज जंतु कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अंडे देती हैं, इस प्रकार के जंतु को अंडप्रजक जंतु कहा जाता है। तो इस कथन में लिखा गया है कि अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जो कि एक असत्य कथन है, क्योंकि अंडप्रजक जंतु अंडे देती है। अगला कथन यह है कि प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। यह एक सत्य कथन है, क्योंकि शुक्राणु एक ही कोशिका का बना होता है, यानी शुक्राणु एकल कोशिका होता है। अगला कथन दिया गया है कि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। यह एक सत्य कथन है, क्योंकि मेंढक में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है ये मादा के शरीर के बाहर होती है। जब पानी में नर और मादा मेंढक एक साथ आते हैं तो मादा मेंढक अंडे देती है और नर मेंढक उसके ऊपर शुक्राणु छोड़ देते हैं। इस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया मादा मेंढक के शरीर के बाहर होती है, अर्थात ये एक सत्य कथन है। अगला कथन दिया गया है कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। ये एक सत्य कथन है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर एक युग्मनज का निर्माण करती हैं और इसी युग्मनज से एक नए जीव का विकास होता है। अर्थात युग्मक जो होती हैं इसी से नए जीव का प्रारंभ होता है, अर्थात ये एक सत्य कथन है। अगला कथन दिया गया है निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। ये एक सत्य कथन है। इसी प्रकार अगला कथन पूछा गया है अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। अमीबा जो है ये द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन करता है, लेकिन मुकुलन की जो प्रक्रिया है ये अमीबा में नहीं बल्कि हाइड्रा में होती है, अर्थात ये एक असत्य कथन है। इसी प्रकार अगला कथन है अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। ये एक असत्य कथन है, क्योंकि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है ये लैंगिक जनन का एक भाग है। अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं है। अगला है द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। द्विखंडन की प्रक्रिया में क्या होती है कि एक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नए जीवों की उत्पत्ति करता है। इस प्रकार द्विखंडन जो है ये अलैंगिक जनन की एक विधि है, अर्थात ये एक सत्य कथन है। अगला कथन है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। ये एक सत्य कथन है, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया में क्या होती है कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित होकर एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करते हैं और इस कोशिका को युग्मनज कहा जाता है, अर्थात ये एक सत्य कथन है। अगला कथन दिया गया है भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा भ्रूण क्या होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और इसी युग्मनज में कोशिका विभाजन होकर एक भ्रूण बनता है और भ्रूण में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अर्थात भ्रूण जो है ये एकल कोशिका नहीं होती हैं बल्कि ये कोशिकाओं का समूह होता है, अर्थात ये एक असत्य कथन है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम प्रश्न संख्या 5 में आएंगे। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। इस प्रश्न में हमें युग्मनज और गर्भ में दो अंतर स्पष्ट करना है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं निम्नलिखित हैं। एक तरफ हम लिखेंगे युग्मनज और दूसरे तरफ लिखेंगे गर्भ।
निषेचन की क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित होकर एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करते हैं और इस कोशिका को युग्मनज कहा जाता है। जबकि युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है तो ये युग्मनज लगातार विभाजित करती हैं और इस प्रकार कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी प्रकार के शारीरिक अंगों जैसे कि हाथ, पैर, कान इत्यादि की पहचान हो सके उस अवस्था को गर्भ कहा जाता है। यह है पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है कि युग्मनज जो है वह एकल कोशिका का है, यानी ये केवल एक ही कोशिका का होता है, जबकि गर्भ जो है ये बहुकोशिकीय संरचना होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमने युग्मनज और गर्भ के मध्य दो अंतर लिखा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा गया है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन जनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं। हाइड्रा में मुकुलन तथा अमीबा में द्विखंडन अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। अगर हम अलैंगिक जनन के उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन और अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। अब आइए इन दोनों प्रकार के उदाहरण को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में जो अलैंगिक विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है वह है हाइड्रा में मुकुलन। इसमें क्या होता है कि हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक उभार नजर आते हैं। धीरे धीरे ये उभार वृद्धि करते हैं और अंततः जब ये विकसित हो जाते हैं तो ये अपने जनक के शरीर से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। इस प्रकार हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हाइड्रा के शरीर में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं। इसी प्रकार अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होती है। इसमें क्या होता है कि एक अमीबा धीरे धीरे कोशिका विभाजन करती है और इसमें उपस्थित केंद्रक दो नए केंद्रक में विभाजित हो जाती हैं। इसके बाद पूरी कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होकर दो स्वतंत्र कोशिका का निर्माण करती हैं। इस प्रकार अमीबा में द्विखंडन विधि में क्या होता है कि इसमें एक अमीबा दो नए अमीबा को जन्म देती है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि द्विखंडन में एक कोशिका दो नए कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार दो अमीबा का जन्म होता है। तो इस प्रश्न में हमने इसका उत्तर लिख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। इसका सही जवाब होगा गर्भाशय। मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। कायांतरण किससे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। कुछ जीवों में शिशु से वयस्क बनने की प्रक्रिया में अनेक शारीरिक रूपांतरण दिखाई देता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो मेढक के जीवन चक्र में टैडपोल आता है। यानी मेढक जो है ये अंडे देती है और फिर इस अंडे से टैडपोल का विकास होता है और अंततः एक टैडपोल एक वयस्क मेढक में परिवर्तित हो जाती है। टैडपोल में मछली की तरह पूंछ होती है और ये पानी में तैरती है, लेकिन एक वयस्क मेढक में पूंछ नहीं होती है। तो इस प्रकार एक टैडपोल एक वयस्क मेढक में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अनेक शारीरिक रूपांतरण होता है। इसी प्रकार रेशम कीट के उदाहरण भी हम देख सकते हैं।
रेशम कीट के जीवन चक्र में भी एक लार्वा वयस्क कीट में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार कुछ विशेष शारीरिक रूपांतरण को कायांतरण कहा जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें शिशु से वयस्क बनने की प्रक्रिया में अनेक शारीरिक रूपांतरण होती है और इसी प्रक्रिया को कायांतरण कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास का प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा गया है आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में निम्नलिखित अंतर हैं। एक तरफ हम लिखेंगे आंतरिक निषेचन और दूसरी तरफ लिखेंगे बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि यह मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। जब जीव लैंगिक जनन करते हैं तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित होते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि यह निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर होता है, परंतु बाह्य निषेचन के अवस्था में यह मादा के शरीर के बाहर होता है। यह है पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है कि आंतरिक निषेचन जो है ये मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी इत्यादि में होता है, जबकि बाह्य निषेचन का उदाहरण है जलीय जीव जैसे मछली, मेंढक, स्टारफिश इत्यादि। तो इस प्रकार आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर स्पष्ट कर लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 10। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक टेबल दिए जाएंगे जिसमें हमें सही शब्द को भरना है। जब हम इस टेबल को भरेंगे तो उसके लिए हमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस टेबल में जब हम बाईं से दाईं ओर भरेंगे तो एक नंबर के रॉ में हमें भरना है यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। यानी शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें अंडाणु का उत्पादन होता है, उसका नाम हमें भरना है एक नंबर के रॉ में। इसी प्रकार तीसरे नंबर के रॉ में हमें भरना है वृषण में उत्पादित होते हैं। यानी ऐसा कौन सा चीज है जिसका उत्पादन वृषण में होता है, उस शब्द को हमें तीसरे नंबर के रॉ में भरना है। इसी प्रकार चौथे नंबर के रॉ में हमें भरना है हाइड्रा का अलैंगिक जनन है। यानी हाइड्रा का अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है उसका नाम हमें चौथे नंबर के रॉ में भरना है। इसी प्रकार जब हम ऊपर से नीचे की ओर भरेंगे तो इसमें एक नंबर के कॉलम में हमें भरना है यह मादा युग्मक है। यानी मादा युग्मक का क्या नाम है, इससे हमें एक नंबर के कॉलम में ऊपर से नीचे की ओर भरना है। इसके बाद दूसरे नंबर के कॉलम में हमें भरना है नर और मादा युग्मक का मिलना। नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया का क्या नाम है, इसको हमें ऊपर से नीचे की ओर दूसरे नंबर के कॉलम में भरना है। इसी प्रकार चौथे नंबर के कॉलम में हमें भरना है एक अंडप्रजक जंतु का नाम। अब आइए इस टेबल को हम देखते हैं जो कि इस प्रश्न में हमें दिया गया है। इस प्रश्न में हमें एक टेबल दिए गए हैं। इसमें खाली बॉक्सों पर हमें सही अक्षर को भरकर शब्द को पूरा करना है। शब्दों को हमें बाईं से दाईं ओर भरना है और ऊपर से नीचे भरना है ताकि पूरा टेबल कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शब्दों को बाईं से दाईं ओर भरेंगे। इसमें बाईं से दाईं ओर भरने के क्रम में एक नंबर के रो में हमें क्या भरना है, आइए प्रश्न को देखते हैं फिर से। जब हम बाईं से दाईं ओर भरेंगे तो एक नंबर के रो में हमें भरना है यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां अंडाणु का उत्पादन होता है, इसका सही जवाब है अंडाशय। यानी एक नंबर के रॉ में हमें अंडाशय शब्द को पूरा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर के रॉ में हमें अंडाशय शब्द को पूरा करना है। इसमें हम पूरा कर देंगे अंडाशय। इस प्रकार एक नंबर का जो रॉ है इसमें हमने सही शब्द को भर लिया। अब हम आगे देखते हैं। जब हम बाईं से दाईं ओर भरेंगे तो तीसरे नंबर के रॉ में हमें भरना है वृषण में उत्पादित होते हैं। ऐसा कौन सा चीज है जो वृषण में उत्पादित होते हैं, इसका सही जवाब है शुक्राणु। यानी तीसरे नंबर के रॉ में हमें शुक्राणु शब्द भरना है।
तीसरे नंबर के रो में जो खाली बॉक्स है उसमें सही अक्षर को भरकर हमें शुक्राणु शब्द को पूरा करना है। इस प्रकार तीसरा नंबर का रो में हमने भर लिया शुक्राणु। इसी प्रकार चौथे नंबर के रो में हमें भरना है हाइड्रा का अलैंगिक जनन है। हाइड्रा का अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? इसका सही जवाब है मुकुलन, यानी मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। चौथे नंबर के रो में हमें मुकुलन शब्द को पूरा करना है। चौथे नंबर के रो में जो खाली बॉक्स है उसमें हमें सही अक्षर को भरकर मुकुलन शब्द को पूरा करना है। इस प्रकार चौथे नंबर में हमने भर लिया मुकुलन। अब आगे देखते हैं। अब हम ऊपर से नीचे की ओर बॉक्सों को भरेंगे। इसमें एक नंबर के कॉलम में हमें भरना है यह मादा युग्मक है, यानी मादा युग्मक का क्या नाम है? इसका सही जवाब है अंडाणु, यानी एक नंबर के कॉलम में हमें अंडाणु शब्द को भरना है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक नंबर के कॉलम में शब्द को भरेंगे। इसमें हमें अंडाणु शब्द भरना है, तो खाली बॉक्स में हमें ऐसा अक्षर भरना है ताकि एक नंबर के कॉलम में अंडाणु शब्द पूरा हो जाए। तो इस प्रकार एक नंबर का कॉलम हमारा पूरा हो गया। अब हम आगे देखते हैं। दूसरे नंबर के कॉलम में हमें क्या भरना है? नर और मादा युग्मक का मिलना। नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया का क्या नाम है? इसका नाम है निषेचन, यानी ऊपर से नीचे की ओर भरने के क्रम में दूसरे नंबर के कॉलम में हमें निषेचन शब्द भरना है। दूसरे नंबर के कॉलम में हमें निषेचन शब्द को पूरा करना है। इसमें खाली जो बॉक्स है उसमें हमें सही अक्षर को भरकर निषेचन शब्द को पूरा करना है। अब हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार चौथे नंबर के कॉलम में हमें भरना है एक अंडप्रजक जंतु का नाम। एक अंडप्रजक जंतु का नाम हमें चौथे नंबर के कॉलम में भरना है। चौथे नंबर के कॉलम में हमें मुर्गी शब्द को पूरा करना है, क्योंकि मुर्गी एक अंडप्रजक जंतु है जो अंडे देती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने अभ्यास के सभी प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक सभी का उत्तर हमने देख लिया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।